नमस्कार मित्रों, चुनावों का, सियासी खेल का, राजनीतिक खेल का कोई संबंध अगर हम जोड़ना चाहें साहित्य के साथ तो सामने नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य बीच में प्रविष्ट हुआ है। हमारे चुनावों का इतिहास, हमारे लोकतंत्र का, हमारे गणतंत्र का इतिहास ये बताता है। बहुत सारे ऐसे अवसर भी आए जब चुनावी दहलीज पर साहित्यकारों ने भी कदम रखा। ये बात अलग है कि एक दो बार के बाद उसके बाद उन्होंने भूल कर भी उस दिशा में जाना ही छोड़ दिया कि ये तो रास्ता हमारा है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, पहले कुछ एक उदाहरण आपको देता हूँ। साहित्यकारों ने कब कब अपना दखल बनाया, उसमें श्रीकांत वर्मा जो कि अपने नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, उनका भी दखल रहा। और उसके बाद चुनाव के रूप में, चुनाव लड़ने के रूप में बालकृष्ण शर्मा नवीन का मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का ज़िक्र करते वक्त उनकी एक कविता की पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि जग में उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। और ऐसे करके वो दोनों का अंतर मिट जाए। और ऐसा वो एक क्रांतिकारी शब्दावली से भरा हुआ गीत जो कालांतर में बहुत लंबे अरसे तक चर्चित भी रहा, लोकप्रिय भी रहा, उसे मंचों से गाया गया। और बालकृष्ण शर्मा नवीन को वैसे चुनावी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनको गणेश शंकर विद्यार्थी जो विशेष रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम माना जाता है, तो वो उनको लाए थे कानपुर में कि तुम यहाँ तो एक क्षेत्र में बैठे रहोगे अपने छोटे कस्बे में तो बात नहीं बनेगी, तुम में प्रतिभा है तो वहाँ पर आओ और कुछ लिखो। और लिखने के बाद उसको मेरे समाचार पत्र में उसके स्तंभ लेखक बनो और अपनी कविताएं भी छापो और प्रकाश में आओ। एक एक्सपोजर मिले, एक पूरे की पूरी जो एक क्रम है तुम्हारा बने, तुम अपनी जो सृजनशीलता है उसका प्रभाव दूसरों पे छोड़ सको। और जब वहाँ गए तो वहाँ फिर उसके बाद बहुत सारे और लोग भी उनको मिल गए। उन दिनों मित्रों एक दल होता था जो आज तो नज़र नहीं आता, लेकिन मैं आपको याद करा दूँ कि उस समय एक प्रजा समाजवादी पार्टी नाम का एक दल होता था, पीएसपी बोलते थे उसको। और पीएसपी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज उसमें हुआ करते थे। दिग्गज का मेरा मतलब ये नहीं कि वो मोटे ताजे नेता, वो टिपिकल टाइप के नेता नहीं, बल्कि दिग्गज का मेरा मतलब यह है कि बुद्धिजीवी वर्ग से बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर उसमें उसके माध्यम से आया करते थे। उनमें आचार्य कृपलानी ये भी प्रजा समाजवादी दल में चले गए थे। कांग्रेस से नया दल जब गठन हुआ तो उसमें जो गठन करने वाले जो मुख्य सूत्रधार थे उनमें आचार्य कृपलानी भी थे, उनमें डॉक्टर लोहिया भी थे। हरि विष्णु कामत अगर आपने नाम सुना हो और नाथ पाई अगर आपने नाम सुना हो तो मेरा आग्रह है कि इन नामों को ज़रूर पढ़िएगा। और ये लोग संसद की रौनक रहे हैं। संसद में अगर कोई बौद्धिक चर्चा होती थी वो एच.वी. कामत और मधु लिमय और नाथ पाई के बिना होती नहीं थी। और मैंने इन सबको देखा है करीब से। मित्रों, आप अंदाज़ा लगाइए कि अब तो सांसद जब भी जाता है सिर्फ अपने वो अटेंडेंस मार्क करने के लिए, उपस्थिति के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए, और उसके बाद ये बिल और सारी चीज़ें औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकांश सांसद जाते हैं ताकि सांसद निधि का जो सिलसिला है वो चलता रहे। लेकिन उस वक्त ये होता था कि आप दूर से पहचान जाते थे कि नाथ पाई आ रहे हैं, तो नाथ पाई को बजट पर बोलना है तो उनके दोनों हाथों में किताबें। वो इतना होमवर्क ये लोग करके आते थे और एक एक किताब को अपनी मेज़ पर, अपने डेस्क पर रखते थे। लोकसभा के पटल पर संसद में जो इनको सीट मिलती थी उसके सामने जो छोटा सा एक वो पुस्तकें रखने का एक स्टैंड होता था, उसको ऊपर रख देते थे। और उसके बाद बारी बारी से जब भी बोलना होता था तो तथ्यात्मक रूप से, फैक्चुअल, तथ्यों पर आधारित उदाहरण देकर बात करते थे। और वो लोग अपने अपनी बात के प्रमाण में पृष्ठ तक उनको याद होते थे कि ये फ़लाँ पुस्तक है, इसमें पृष्ठ ये पर, इसमें फ़लाँ पृष्ठ पर ये तथ्य दर्ज है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। तो ये लोग होमवर्क करके भी आते थे। और जब ये लोग, क्योंकि मूल रूप से इन सब का जो पृष्ठभूमि थी वो बौद्धिक थी, मूल रूप से ये लोग सब लेखक थे। मधु लिमय भी लिखते थे, पत्रकार थे।
नाथ पाई एच.वी. कामत, इनका तो काम ही लिखने लिखाने का था। डॉक्टर लोहिया की पुस्तकों के आप शीर्षक ही देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस शख्स का राजनीति से क्या वास्ता होगा। लेकिन राजनीति में पंडित नेहरू को दैनिक एक भारतीय के दैनिक खर्च के महत्वपूर्ण विषय पर जो बहस पंडित नेहरू के साथ डॉक्टर लोहिया ने की थी वो आज भी संसद का एक दस्तावेज़ है। उसमें ये था कि 5.5 आने पर गुजारा करता है औसतन भारतीय या 550 पे करता है। ये सारे एक तुलनात्मक अध्ययन कि एक बड़ा व्यक्ति कितना ज़्यादा उसकी औसत क्या है और एक छोटे व्यक्ति की औसत क्या है, एक भारतीय किस तरह गुजारा करता है। तो आर्थिक स्थिति का एक विवेचन जो है वो जो उस पर आधारित जो बहस थी, उस बहस में डॉक्टर लोहिया ने प्रमाण देकर सिद्ध किया था कि नहीं, ये मैं जो कह रहा हूँ ये तथ्य मेरे साथ हैं। और मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग मूल रूप से साहित्यकार थे। डॉक्टर लोहिया ने किताबें लिखी हैं, राम अलग है, कृष्ण अलग है। भारत विभाजन के दोषी नाम की एक पुस्तक है, आप पढ़ेंगे तो आप उसमें गदगद हो जाएंगे कि कोई राजनीति की भी ऐसी पुस्तकें लिख सकता है। तो वो लोग मूल रूप से लेखक थे, बुनियादी रूप से। अगर बालकृष्ण शर्मा नवीन थे या श्रीकांत वर्मा थे, या सारे के सारे लोग साहित्य के क्षेत्र से आए थे, या प्रयाग शुक्ल थे, जितने भी ये लोग आए, चाहे सर्वेश्वर वगैरह भी आए, तो इन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया। लेकिन थोड़े समय के लिए इनको समझ में आ गया कि ये राजनीति हमारे बस का खेल नहीं है। और आरंभिक दौर में मित्रों, मैं आपको एक और बता दूं कि नेहरू जी के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले थे स्वामी करपात्री। स्वामी करपात्री ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव की तैयारी के दिनों में उन्होंने एक पुस्तक रची। उसका पुस्तक का शीर्षक था राम राज्य बनाम मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद और राम राज्य की तुलनात्मक जो एक स्टडी थी, एक अध्ययन था, उस अध्ययन के मध्य उन्होंने जो कार्ल मार्क्स के या मार्क्सवाद के जो बेसिक सिद्धांत थे, मूल सिद्धांत होते थे, उनका भी जिक्र उतनी ऑथेंटिसिटी से, उतनी ही पुष्टि के साथ किया जितना कि वो अन्य तथ्यों का विवरण देते थे। और स्वयं पंडित नेहरू कहते थे कि है तो भगवाधारी, पर ये खोपड़ी गज़ब की है, मैं इसके साथ कभी उलझ नहीं सकता, कभी बहस इसके साथ, इसके तर्कों का जवाब मेरे पास नहीं होता। वो तार्किक व्याख्या करते थे, सिर्फ ये नहीं कि एक अध्यात्म के सिर पर ये एक धर्म की बात लेकर वो अड़ जाते थे, ऐसा नहीं था, बल्कि वो तार्किकता, तार्किक विवेचन के आधार पर वो बात करते थे। तो मित्रों, साहित्य और राजनीति का संबंध तो बना। और याद करिए कि जब संसद की दीर्घा से या सीढ़ियों से उतरते हुए पंडित नेहरू एक बार लड़खड़ाए थे, तो उनको रामधारी सिंह दिनकर ने थाम लिया था। और पंडित जी ने जब धन्यवाद किया कि धन्यवाद दिनकर, थैंक यू, तो दिनकर का यही था कि नहीं, कोई धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी उसे साहित्य ही संभालेगा, ये पक्की बात है। और बात एक लतीफ़े की बन गई और एक तथ्य भी बन गया कि जब जब देश में राजनीति लड़खड़ाई, उसको साहित्य ने संभाला और साहित्य ने सशक्त ढंग से संवेदनशीलता के साथ उन चीज़ों को आत्मसात किया। तो मित्रों, साहित्य का और राजनीति का संबंध बन रहा है, लेकिन इन दिनों में आपको कोई भी साहित्यकार राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये खेल उनका नहीं है। धन्यवाद।